महंगाई क्या चीज़ है और आखिरकार क्यों होती है? हर गरीब आदमी ये बात जानता है कि जिस दौर के अंदर महंगाई होती है, उस दौर के अंदर उसकी हकीकी आमदनी में कमी आ जाती है। वो अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकता, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, या बिजली के बिल, गैस के बिल पूरे नहीं कर सकता, और शायद खाने पीने की अशिया भी अपने ख़ानदान को मुहैया करने में कामयाब ना हो। लिहाजा हर गरीब आदमी महंगाई की मुखालफत करता है, और आपने देखा बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं पाकिस्तान के अंदर कि हुकूमत वक्त महंगाई को ख़त्म करे। मगर महंगाई की वजूहात क्या हैं, इनको भी समझना है, और सबसे पहले ये बात भी समझनी है कि महंगाई की डेफिनेशन क्या है। महंगाई का मतलब है कि कीमतों के अंदर एक आम इजाफा, यानी तमाम कीमतों के अंदर मोटा मोटा इजाफे को ही हम कहेंगे महंगाई। अगर एक शय की कीमत के अंदर इजाफा हो तो उसको हम महंगाई तो नहीं कहेंगे, मगर अगर तमाम अशिया की कीमतों के अंदर एक आम इजाफा हो तो उसी को हम महंगाई कहेंगे। और इसमें अशिया भी शामिल हैं और वो सर्विसेज भी शामिल हैं, यानी जो काम काज लोग करते हैं दूसरों के लिए, वो चीज़ें भी इसके अंदर शामिल हैं। अब देखिए कि महंगाई को समझने के लिए हमने कई किस्म के मैथमेटिकल इंडेक्सेस बनाए हुए हैं। उसका हिसाब रखने के लिए जो सबसे मशहूर इंडेक्स है उसका नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कंज्यूमर को जो कीमत पड़ती है उसका हमने एक हिसाब रखा हुआ है, एक उसका इंडेक्स बनाया हुआ है। आए इस इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट सबसे पहले एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। बास्केट से मतलब ये नहीं कि असल में वो टोकरा बना लेते हैं, मगर ये कि वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आम कंज्यूमर और आम सार्फिन कौन सी चीज़ें किन किन मकदार में ख़रीदते हैं। फिर उसका एक बास्केट बनाते हैं कि ये चीज़ें हैं जी, तालीम, खाना पीना, घर का किराया वगैरह, इसका एक बास्केट बनाते हैं। और फिर ये देखते हैं कि इन कीमतों के अंदर, इन अशिया की कीमतों के अंदर कितने फ़ीसद इजाफा हुआ। इसी से CPI की मेजरमेंट होती है, और इसी को हम आम तौर पे कहते हैं इन्फ्लेशन या महंगाई की शरह। इसमें ज़रूरी बात समझने की ये है कि वैसे तो किसी भी समाज में, किसी भी इकोनॉमी में इतनी सारी अशिया होती हैं कि तमाम अशिया की कीमतों को इकट्ठा करके उसका इंडेक्स निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए इकोनॉमिस्ट ये करते हैं कि वो जो चीदा बुनियादी अशिया हैं उनकी बुनियाद पे उनको एक बास्केट बना के ये देखने की कोशिश करते हैं कि उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है या नहीं। दूसरा एक और इंडेक्स है जिसको हम कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो लंबे पीरियड के ऊपर मेजर होता है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को हम बहुत मखसूस दौर के अंदर देखते हैं, उसको इनफैक्ट हर हफ्ते चेक करते हैं। और इसके अंदर जो बास्केट ऑफ गुड्स बनाई जाती हैं वो चीज़ें हैं जो कि एसेंशियल कंज्यूमर आइटम्स हैं। एसेंशियल आइटम्स में ज़ाहिरी बात है खाने पीने की अशिया शामिल है, इस किस्म की चीज़ें शामिल हैं जिनके बगैर इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता। तो ये सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे जाता है, हर हफ्ते तब्दील भी होता है, और इसको देखते हुए हुकूमत अपनी पॉलिसी को भी तब्दील कर सकती है कि गरीबों की हक में पॉलिसी बनाए, अगरचे ऐसा होता नहीं। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस कंट्रीज़ हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि इन्फ्लेशन का रेट 2 से लेके 3% के दरमियान ही रहे। इन्फ्लेशन रेट से मुराद है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI 2 से 3% के दरमियान ही रहे। आप भी जानते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये 25%, 27%, 35% और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स तो 47-48% को भी टच कर चुका है। ये बहुत हाई है, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं है। इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि महंगाई की बुनियादी तौर पर सिर्फ 3 ही मुमकिना वजूहात हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरे को हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और तीसरी इन्फ्लेशन भी अजीब गरीब किस्म की है। उसमें एक्सपेक्टेशंस की वजह से कि आगे क्या होने जा रहा है, उसकी वजह से भी महंगाई पैदा हो सकती है। सबसे पहले इन 3 वजूहात को समझेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई किस वजह से हो रही है। आइए डिमांड पुल इन्फ्लेशन को देखते हैं। हम यह कहते हैं कि जब एग्रीगेट डिमांड तमाम चीज़ों के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज उसमें शामिल हैं, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है तो उसके नतीजे में इन्फ्लेशन हो जाती है।
ये एग्रीगेट मोटा सा अहमी लफ्ज़ जो है इकोनॉमिस्ट ने डाल दिया है ताकि आप लोग समझे कि इकोनॉमिस्ट बड़े ज़हीन किस्म के लोग होते हैं। एग्रीगेट का मतलब है टोटल, ठीक है। एग्रीगेट जब आप किसी चीज़ को करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि उस सारी चीज़ को आप लंप टुगेदर करते हैं, उस सारी चीज़ को आप इकट्ठा करते हैं, यानी उस सारी चीज़ को आप टोटल करते हैं। तो इसको आसान ज़बान में समझने के लिए यही बात जहन में रखें कि टोटल डिमांड पूरी इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है, यानी कि डिमांड से मतलब ये नहीं कि आपका दिल बड़ा चाह रहा है कोई चीज़ खरीदने का, मगर आपके पास पैसे भी होने चाहिए वो चीज़ खरीदने के लिए। इसको हम इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं इफेक्टिव डिमांड, यानी कि आपके पास पैसे हैं और आप मंडी में जाते हैं कुछ चीज़ खरीदने के लिए, और वहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि वो चीज़ दस्तयाब ही नहीं है, या अगर दस्तयाब है तो बहुत सारे लोग आके उसको ख़रीदने की कोशिश करें, उसकी सप्लाई कम है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग उसकी तलब कर रहे हैं और उसकी रसद जो है बहुत कम है। अब इसके नतीजे में क्या होगा कि जो ख़रीदार हैं वो आपस में लड़ेंगे और कहेंगे नहीं ये मुझे बेच दो, ये मुझे बेच दो, वो कहेगा नहीं मुझे बेच दो, मैं बेहतर दाम देने के लिए तैयार हूँ। यानी कि मार्केट के अंदर इस तरह से समझ लें कि बायर ज़्यादा है और सेलर कम है, जो ख़रीदार हैं वो ज़्यादा है और जो बेचने वाले हैं वो कम है। तो इसका मतलब है ख़रीदारों के दरमियान कंपटीशन होगा और ख़रीदार ये कहेगा कि उसको नहीं बेचना, मुझे बेचना है। इसकी वजह से चीज़ की शय या अशिया की शय की कीमतों के अंदर इजाफा हो जाएगा। बायर ज़्यादा हैं और सेलर्स कम है। इसको समझने का एक आसान तरीका ये है कि मार्केट के अंदर, मंडी के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है चीज़ें ख़रीदने के लिए और अशिया बहुत कम है जो कि बेचनी है। जब बहुत ज़्यादा पैसा चंद अशिया के पीछे दौड़ेगा तो अशिया की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। टू मच मनी रनिंग आफ्टर टू फ्यू कमोडिटीज़ के नतीजे में यही रिजल्ट होगा कि इन्फ्लेशन पैदा हो जाएगी। इस किस्म की इन्फ्लेशन को हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के पीछे अक्सर व बेशतर सिर्फ दो ही वजूहात होती हैं। पहली वजह यह होती है कि हुकूमत वक्त ने इतने सारे नोट छाप दिए, इतने सारे नोट छाप दिए और लोगों को कहा ये लो तुम्हारी तनख्वाह, ये लो तुम्हारी तनख्वाह, ये लो तुम्हारी तनख्वाह, कि इतने सारे नोट मंडी के अंदर आ गए कि जितनी अशिया ही नहीं थी, जिसके नतीजे में अशिया की कीमतों के अंदर इजाफा हो गया। यानी प्रिंटिंग टू मच मनी के नतीजे में भी इन्फ्लेशन हो सकती है। और दूसरी वजह इन्फ्लेशन की ये हो सकती है कि बैंकों ने बहुत ज़्यादा पैसे बना दिए। ये प्राइवेट बैंकों की बात हो रही, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या किसी स्टेट बैंक की बात नहीं हो रही। आप सोचेंगे जी बैंकों को तो इजाज़त नहीं है नोट छापने की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बैंकों को नोट छापने की इजाज़त नहीं है, मगर बैंक जब कर्जा देता है तो कर्जे वो इतने ज़्यादा दे सकते हैं कि जितने उनके पास डिपॉजिट हैं उससे ज़्यादा कर्जे वो लोगों तक दे सकते हैं, क्योंकि वो बैंक के अपने खाते में ही रहने तो उनको नोट पकड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। और क्योंकि उनको नोट पकड़ाने की ज़रूरत नहीं है तो वैसे ही वो पैसा पैदा कर सकते हैं ये कहकर कि ठीक है जी हमने आपका क्रेडिट बढ़ा दिया, आपके अकाउंट में आज से इतने पैसे नहीं, 1 लाख रुपए नहीं, 1 करोड़ रुपए। इस तरह करके बैंक्स जो हैं पैसे पैदा करते हैं इकोनॉमी के अंदर। अगर इसको मज़ीद और तफसील में जानना है तो मेरा एक पिछला लेक्चर जो इस मौजू पे है, हाउ बैंक्स क्रिएट मनी, उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। तो इन दोनों चीज़ों के नतीजे में, यानी अगर हुकूमत बहुत ज़्यादा पैसे छाप दे या फिर अगर बैंक बहुत ज़्यादा पैसे बना दे कर्जे दे दे के, तो इसके नतीजे में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा पैसा मंडी के अंदर आ जाता है, इतनी अशिया होती नहीं तो अशिया की कीमतों के अंदर इजाफा हो जाता है। ग्राफिकली अगर आपने इस बात को समझना है तो जनाब आली ये आपके सामने ग्राफ है, इसके अंदर जो एग्रीगेट डिमांड का आपको नज़र आ रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइस लेवल भी बढ़ा है, एग्रीगेट सप्लाई वहीं की वहीं खड़ी है और आउटपुट भी, रियल आउटपुट भी बढ़ी, मगर प्राइस लेवल भी साथ साथ बढ़ रहा है। कितनी तेज़ी से प्राइस लेवल बढ़ेगा या कितनी तेज़ी से आउटपुट बढ़ेगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि एग्रीगेट सप्लाई में एक्सेस डिमांड की कैपेसिटी है कि नहीं। अगर एक्सेस डिमांड की कैपेसिटी नहीं है और एग्रीगेट सप्लाई ऐसे सीधी खड़ी है तो फिर प्राइसेस के अंदर बड़ी तेज़ी से इजाफा होगा। और अगर एग्रीगेट सप्लाई के अंदर कुछ कैपेसिटी है कि हाँ अभी हम और प्रोड्यूस कर सकते हैं तो फिर आउटपुट बढ़ेगी और प्राइसेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा शायद ना बढ़ें। तो ये है जनाब आली उसका ग्राफ। ग्राफ से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आनी चाहिए। आइए अब दूसरी शक्ल देखते हैं इन्फ्लेशन की, यानी महंगाई की, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होती है जब एग्रीगेट सप्लाई गिरनी शुरू हो जाए किसी वजह से, इनपुट की कीमतें, कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाए किसी वजह से, जिसकी वजह से सप्लाई भी गिरना हो। एग्रीगेट डिमांड में हम अब तब्दीली नहीं कर रहे, सिर्फ सप्लाई को समझने की कोशिश करें। पहले हमने डिमांड को समझा, अब हम दूसरी साइड को समझ रहे हैं जो पैदावार की साइड से चीज़ें आ रही हैं, यानी हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को समझने की कोशिश की। यानी कि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होती है जब फर्म्स
कि इनपुट्स के अंदर कीमतें बढ़ जाएं। इनपुट से मतलब है वो तमाम चीज़ें जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई शय बनाने के लिए, उसमें लैंड भी शामिल है, उसमें लेबर भी शामिल है, उसमें एंटरप्रेन्योर की स्किल्स भी शामिल है जनाब, उसके अंदर पैसा भी आपने हासिल किया है, इंटरेस्ट भी आपने देना है। इन सब इनपुट्स की कीमतें जब बढ़ जाएंगी, रॉ मटेरियल्स की कीमतें बढ़ जाएं, वेजेस बढ़ जाएं, मैनेजर्स की वेजेस बढ़ जाएं, जो भी, अगर मेरी कॉस्ट के अंदर इजाफा होगा तो जाहिर बात है मेरा मुनाफा कम हो जाएगा। या तो मैं कहूँगा ओए यार मुनाफा ही सारा ख़त्म हो गया, मैं क्यों ये बिज़नेस करूँ, छोड़ो ये बिज़नेस ही ख़त्म कर दो। या फिर मैं ये कहूँगा कि मैं अपनी कीमतों को किसी तरह से बढ़ाऊँ ताकि मैं उतना ही मुनाफा कमा सकूँ जितना मैं पहले मुनाफा कमा रहा था। तो इसलिए फर्म्स जो हैं, जब उनकी कीमतों के अंदर इजाफा होगा, बिजली की कीमतें महंगी होंगी, ट्रांसपोर्ट की कीमतें महंगी होंगी, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी कॉस्ट को आगे मज़ीद कंज्यूमर तक पहुंचाएंगी, अपनी कीमतें बढ़ा देंगी और इसके नतीजे में तमाम कीमतें बढ़ जाएंगी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो यही है कि अगर पेट्रोल और डीजल और मुख्तलिफ ऑयल के प्रोडक्ट्स वगैरह की कीमतों के अंदर इजाफा हो तो उससे क्या होगा, पेट्रोल की कीमत महंगी होगी, डीजल की कीमत जब महंगी होगी तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर सारे का सारा महंगा हो जाएगा। अब हर बिजनेस ने ट्रांसपोर्टेशन तो करना ही है, रॉ मटेरियल्स फैक्ट्री तक आने हैं, फैक्ट्री के अंदर चीज़ तैयार होनी है, उसके बाद उसने जाके शोरूम पे जाना है, शोरूम से भी हो सकता है आगे कस्टमर के घर भी चीज़ पहुंचानी हो। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो हर इंडस्ट्री को देनी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो हर फैक्ट्री को देनी पड़ती है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के अंदर अगर इजाफा हो जाएगा तो उसके नतीजे में तमाम कीमतों के अंदर इजाफा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि डीजल पेट्रोल वगैरह जब महंगा होता है तो आम अशिया के अंदर महंगाई शुरू हो जाती है। इसी तरह आप देखें कि जब कोई बुरा मौसम आए, फ्लड्स आ जाए, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ज़्यादा पानी आ जाए या कम पानी आए, बारिशें ना हो, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऊपर और नीचे जाती है। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बड़ी अच्छी होती है, खूब खाना तैयार होता है, मंडी के अंदर खूब खाना आता है, तो उसके नतीजे में खाने की कीमतें कम हो जाती हैं, तो महंगाई भी कम हो जाती है। और जब एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा परफॉर्म ना करे वेदर की वजह से, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे तो वेदर बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, अब अगर मौसम ही ख़राब है और चीज़ें पैदा ना हो तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि सरकार चीज़ें कम आएंगी। जब चीज़ें कम आएंगी तो खाने की कीमतों के अंदर इजाफा होगा। जब खाने की कीमत के अंदर इजाफा होगा तो हर बंदा कहेगा जी इस तनख्वाह में तो पेट भी नहीं भरता, हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, सारी की सारी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी और उसके नतीजे में भी एक किस्म की फूड इन्फ्लेशन होगी। इसको भी हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ही कहते हैं। यानी कि आप देखें कि एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे खड़ी हुई है, ग्राफिकली भी समझना चाहिए ना थोड़ा थोड़ा, और एग्रीगेट सप्लाई को आप देखें कि वो कम हो रही है, पीछे की तरफ जा रही है। और ये पीछे की तरफ क्यों जा रही है? सप्लाई डिसरप्शन की वजह से, इनपुट प्राइसेस बढ़ने की वजह से। अब इसका रिजल्ट क्या है कि आउटपुट भी कम हो रही है और आप देखें कि कीमतों के अंदर इजाफा भी हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि आउटपुट भी कम हो रही है, हमारी ग्रोथ रेट भी कम हो रही है और कीमतों के अंदर भी इजाफा हो रहा है। तो कितना इजाफा होता है कीमतों में, आउटपुट कितनी कम होती है, ये अगेन डिपेंड करता है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व का स्लोप कितना है। अगर तो स्लोप उसका यूं है तो और मामला होगा, और अगर स्लोप उसका इस तरह से है तो और मामला होगा। अगर स्लोप उसका इस तरह से है तो मामला ये होगा कि कीमतों के अंदर कोई ज़्यादा इजाफा नहीं होगा मगर आउटपुट बहुत कम होगी। और अगर स्लोप इस तरह से है तो रिजल्ट क्या होगा कि आउटपुट में तो बहुत कमी नहीं आएगी मगर कीमतें एकदम से ऊपर चली जाएंगी। तो ये हो गया जनाब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो सम अप ये हुआ कि जहां पे डिमांड, एग्रीगेट डिमांड या आसान लफ्जों में टोटल डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी तो उसके नतीजे में कीमतों में इजाफा होगा, क्योंकि जब भी डिमांड सप्लाई के मुकाबले में ज़्यादा होगी या सप्लाई डिमांड के मुकाबले में कम होगी तो उसके नतीजे में महंगाई इस वजह से होगी कि मंडी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है और अशिया कम है। इतनी सीधी सी सादा सी बात है। और जाहिर बात है इसका उलट भी इसी तरह होता है जिसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। यानी कि अगर डिमांड बहुत कम है, पैसा बहुत कम है और अशिया बहुत ज़्यादा है तो डिफ्लेशन होगी। मगर जदीद इकोनॉमीज़ के अंदर डिफ्लेशन होती ही नहीं। डिफ्लेशन अब नहीं होती। डिफ्लेशन उस ज़माने में होती थी जिस ज़माने के अंदर गोल्ड और सिल्वर को इस्तेमाल किया जाता था तिजारत के लिए। जब से पेपर मनी आया है और प्लास्टिक मनी आया है, इलेक्ट्रॉनिक मनी आया है, तो उसके बाद से डिफ्लेशन नहीं होती। उसकी वजह सादा सी ये है कि किसी वक्त भी अगर डिफ्लेशन हो रही हो तो हुकूमत के लिए बड़ा आसान है कि वो मज़ीद पैसे छाप दे, बैंक्स जो हैं वो मज़ीद कर्जे और अदा कर दें। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम
है ही नहीं, तो लिहाजा मनी सप्लाई कभी भी कमोडिटीज़ की सप्लाई से पीछे नहीं गिरती। और जदीद इकोनॉमीज़ के अंदर डिफ्लेशन होती है, कभी कभार डिफ्लेशनरी प्रेशर मिसाल तौर पे चाइना में रहा है, मगर बहुत ही कम होती है, इसलिए आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, डिफ्लेशन नहीं होनी लगी। तीसरी जो शक्ल है, तीसरी जो वजह है इन्फ्लेशन की, वो बड़ी दिलचस्प है, वो है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये है कि अगर पब्लिक ये यकीन कर ले कि ओए होए होए अगले महीने बड़ी महंगाई होने लगी, अगले महीने या अगले हफ्ते बड़ी ही महंगाई होने लगी है, अगर उनके जहन में किसी ना किसी वजह से ये बात टिक जाए और फिर उस पर वो अमल करना शुरू कर दें, वो इस बिलीफ पे अमल करना शुरू कर दें, तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे यार अगले हफ्ते बड़ी महंगाई होने लगी है, तो मैं इसी हफ्ते अपनी कीमतों के अंदर इजाफा कर दूं, क्योंकि अगले हफ्ते जो मुझे नुकसान होना है वो पहले से मैं उसको काउंटर कर लूं और अपनी कीमतें बढ़ा लूं। तो वर्कर्स जो हैं वो ये कहेंगे सरकार महंगाई आने लगी है तो हमारी तनख्वाहों के अंदर इजाफा कर दो। और फर्म्स जो हैं, बिजनेसेस जो हैं, वो कहेंगे वो आगे महंगाई आने लगी तो अभी से ही अपनी कीमतों के अंदर इजाफा कर लो, अभी पैसे कमा लो, बाद में जाके मामला ख़राब होने लगा। तो जब वर्कर्स और फर्म्स दोनों ये करेंगे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि अगले हफ्ते महंगाई होने लगी, तो ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाएगी, क्योंकि आपको यकीन है कि इन्फ्लेशन होने लगी है, इस वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगी। ये भी बड़ी मज़ेदार किस्म की बात है इकोनॉमी की, कि जो आप यकीन करते हैं वो ही सच हो जाता है। इसीलिए इकोनॉमी में सारे वक्त कहते रहते हैं नहीं 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 परेशान नहीं होना, इन्फ्लेशन नहीं होने लगी, नहीं नहीं परेशान नहीं होना, रिसेशन नहीं होने लगी। क्योंकि अगर आप यकीन कर लें कि इन्फ्लेशन होने लगी है या रिसेशन होने लगी है, तो फिर आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है और उसकी वजह से वो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। यानी कि क्योंकि आपको यकीन है ये होने वाला है, इसीलिए फिर वो हो ही जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं हम एक और किस्म की इन्फ्लेशन पे, जो कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ही हिस्सा है। ये इसको कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, और जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ही हिस्सा है। और इस किस्म की इन्फ्लेशन होती है अक्सर व बेशतर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर। बड़ी आम है कि ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो, बाहर से आ जाती है इन्फ्लेशन, कम बखत पता नहीं क्यों। इसमें क्या होता है कि जब भी डॉलर की कीमत बढ़ेगी या रुपए की कीमत डॉलर के एवज गिरेगी, जिसको हम इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं डिप्रिसिएशन, तो इस डिप्रिसिएशन के नतीजे में मुल्क के अंदर जनाबे आली महंगाई फैलेगी। क्यों महंगाई फैलेगी? इसकी भी दो वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि जो चीज़ आप बाहर से मंगा रहे हैं वो तो हो जानी महंगी। जब वो महंगी हो जाएगी, अगर रॉ मटेरियल आप बाहर से मंगा रहे हैं, अगर मशीनरी आप बाहर से मंगा रहे हैं, अगर तेल जो है आपका बाहर से आता है, प्लास्टिक्स आप बाहर से मंगा रहे हैं, स्टील आप बाहर से मंगवा रहे हैं, हो सकता है मैनेजर आपके बाहर से आ रहे हैं, जो भी चीज़ आप बाहर से मंगा रहे हैं, अगर वो पैदावार के अमल में शामिल है तो उसकी कीमतों के अंदर इजाफा होगा। जब उसकी कीमतों के अंदर इजाफा होगा तो कॉस्ट पुश इफेक्ट होगा। और दूसरी तरफ अगर आपकी कीमतें, अगर आपकी रुपया गिर गया, डिप्रिसिएट हो गया, तो थियरी तो हमें ये बताती है, इसका मतलब है पाकिस्तान जो चीज़ें बनाती हैं, मिसाल तौर पे शर्टें शूटें बनाती हैं, वो पाकिस्तानी शर्टें यूरोप के अंदर सस्ती हो जाएंगी। जब वो यूरोप के अंदर सस्ती होंगी, यूरोपियंस कहेंगे लो जी पाकिस्तान से हम शर्ट खरीद लेते हैं, तो इसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी। और डोमेस्टिकली भी ये होगा कि लोग कहेंगे लो जी इंपोर्टेड शर्ट तो अब बड़ी महंगी होगी, हम पाकिस्तानी शर्ट ही खरीदेंगे, तो डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से डिमांड पुल भी साइमल्टेनियसली डोमेस्टिक प्रोड्यूसर पे एक्ट करेगी। यानी एक तरफ कॉस्ट पुश जो है आपकी कॉस्ट बढ़ाएगी, और दूसरी तरफ डिमांड पुल जो है वो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर डिमांड इंक्रीज करते हुए दोनों इफेक्ट्स पैदा करेगी। और इसकी वजह से भी क्या होगा कि इन्फ्लेशन होगी। इसको हम कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। जाहिर बात है वो कंट्रीज जो कि सेल्फ सफिशिएंट हैं, जो बहुत ज़्यादा बैनुल अक़वामी तिजारत करती ही नहीं, उनके ऊपर इस चीज़ का कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता। जितनी इकोनॉमी ओपन होगी, जितनी ज़्यादा वो बैनुल अक़वामी तिजारत करेगी, जितनी ज़्यादा वो डिपेंडेंट होगी इंपोर्ट्स पे, उतना ही ज़्यादा उस पर असर होगा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का। इसके लिए हमारे पास एक टेक्निकल किस्म की टर्म है, हम उसको कहते हैं इंपोर्ट इंटेंसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर कितने फ़ीसद हिस्सा उन चीज़ों से बनाया है आपने जो कि आपको इंपोर्ट करनी पड़ी। यानी रॉ मटेरियल आपने इंपोर्ट किया, आपने क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट की, वो कितने फ़ीसद हिस्सा बने आपके टोटल इंपोर्ट्स का। मोटा मोटा झटका सा हिसाब है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 40% चीज़ें ऐसी लगती हैं जो हमें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। जी हाँ, ये आप सुन के बड़े हैरान होंगे, मगर ये हकीकत है।
आइए आप देखने की और समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है सर जी, आपने बड़ी लंबी कहानी किस्सा सुनाई, बड़ी लंबी तमहीद बांधी, मगर हम तो जो समझना चाहते हैं वो ये है कि अभी इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, इस वक्त महंगाई क्यों हो रही है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। इतना लंबा लेक्चर आपने थ्योरी पे सुना दिया है, जो असल मसला है उसकी तरफ आप आ ही नहीं रहे। आए समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन क्यों हो रही। ये सामने आपके जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हमें बताया जा रहा है, ख़ासतौर पे ऊपर वाली लकीर को अगर आप देखें, उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी तिजारत में पाकिस्तान को खसारा कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। 1960 से ये ग्राफ शुरू हो रहा है, 2020 तक ये जा रहा है और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2002-3 के बाद से एकदम से जो ग्राफ सीधा सीधा जा रहा था, एकदम से वो गिरना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि 2003 के बाद से तकरीबन अब तक पिछले 20 सालों में बैनुल-अक़वामी खसारा हमारा बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 20 सालों में हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं और जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं और जो रेमिटेंसेस से हम पैसे कमा रहे हैं उनसे वो कई गुना ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी के नतीजे में रुपया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भी और फिर बाद में जाकर तेज़ी से डीवैल्यू होता चला जा रहा है, या रादर आप ये कहें कि डिप्रिसिएट होता चला जा रहा है, यानी डॉलर की कीमत चढ़ती चली जा रही। आपको याद होगा 20 साल पहले डॉलर की कीमत क्या थी और अब डॉलर की कीमत क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बल्कि पिछले 5-6 सालों के अंदर ही डॉलर की कीमत बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली गई है। अब डॉलर की कीमत जब बढ़ेगी, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, तो जाहिर बात है इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। जब इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो वही जो मैंने आपको बात बताई थी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट पुश इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होगी। एक सादा सी मिसाल ले लीजिए कि 25% तकरीबन 25% जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। सिर्फ ऑयल नहीं, ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। उसमें पेट्रोल भी है, उसमें डीजल भी है, उसमें फर्नेस ऑयल वगैरह वगैरह, हर किस्म के मुख्तलिफ किस्म के उसमें ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। अब ये 25% कुछ छोटा हिस्सा तो नहीं, 1/4 आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो बेसिकली ऑयल रिलेटेड है। ऑयल रिलेटेड इस वजह से है क्योंकि हम खुद बहुत थोड़ा सा ऑयल बनाते हैं, इतना कोई बहुत बड़े लेवल पे ऑयल बनाते ही नहीं कि हमारी गाड़ियाँ चल सकें, हमारी बसें चल सकें, हमारी वैगन्स चल सकें, हमारे ट्रक चल सकें, हमारे रेलवे के डीजल वाले इंजन चल सकें और हमारे जनरेटर चल सकें और क्या कुछ नहीं हम तेल पे, डीजल पे, पेट्रोल पे इस्तेमाल करते। तो इस वजह से क्योंकि ओवरऑल हमारी इंपोर्ट्स, हमारी एक्सपोर्ट्स का 40% हिस्सा है, स्टील, रॉ मटेरियल्स, इवन कॉटन भी हम जो है बाहर से मंगवाते हैं, जिससे फिर हम कपड़ा बनाते हैं वगैरह। बहुत सारी चीज़ें क्योंकि हम बाहर से मंगवाते हैं, हमें खुद बनानी भी नहीं आती, तो वो हम बाहर से ही मंगवा लेते हैं और फिर उसको प्रोसेस करके जो है फिर बेच देते हैं। क्योंकि 40% हमारी सेंसिटिविटी है टू इंपोर्ट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो उसके नतीजे में जब इंपोर्ट्स महंगी होती हैं तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तमाम चीज़ों की, एक्सपोर्ट्स की भी और तमाम इकोनॉमी के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती। इसके पीछे एक और वजह यह है जिसकी वजह से हम और भी ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस मामले में, कि हमने आईपीपीज़ को, एनर्जी सेक्टर का तकरीबन आधा इंचार्ज आईपीपीज़ को ही बनाया हुआ है। वापडा तकरीबन आधी बिजली बनाती, बाकी आधी बिजली तो आईपीपीज़ वाले बनाते हैं। तो आईपीपीज़ वाले जो हैं, वो जो पूरा सेक्टर है, वो जो एनर्जी सेक्टर है, जो कि बेसिकली अब एक निजी एनर्जी सेक्टर बन गया है, जब डॉलर की कीमत चढ़ती है, उसके नतीजे जब तेल की कीमत बढ़ती है, तो उसके नतीजे में आईपीपीज़ के साथ जो फॉरेन आईपीपीज़ है, उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें एकदम से बहुत बड़ा असर बनता है। हमने जो उनको पेमेंट्स देनी है वो बढ़ जाती हैं, उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सारी तब्दील हो जाती हैं, एंड सो ऑन। तो क्योंकि एनर्जी सेक्टर, ये बात मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी कही है, तो क्योंकि एनर्जी सेक्टर हमारा आईपीपीज़ के हवाले है और आईपीपीज़ जिस टेक्नोलॉजी से अक्सर व बेशतर बिजली बनाती हैं, जिसमें फर्नेस ऑयल भी शामिल है, जिसमें गैस भी शामिल है, एलएनजी भी शामिल है जो बड़ी महंगी बिजली है, उसके अंदर डीजल भी शामिल है, उसके अंदर कई किस्म के ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। कुछ उसमें वाटर से भी बनाते हैं आईपीपीज़ बिजली, कुछ आईपीपी सोलर से भी बनाते हैं, मगर जो ऑयल रिलेटेड आईपीपीज़ हैं वो उठा करके उनकी कीमत बढ़ जाती है। जब उनकी कीमत बढ़ जाती है, बिजली की कीमत बढ़ जाती है। जब बिजली की कीमत बढ़ जाती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है?
ज़ाहिरी बात है, इवन घर चलाने की कीमत बढ़ जाएगी, स्कूल और यूनिवर्सिटी चलाने की कीमत बढ़ जाएगी, किसी फैक्ट्री को चलाने की कीमत बढ़ जाएगी, किसी अस्पताल को चलाने की कीमत बढ़ जाएगी। तमाम पाकिस्तान की तमाम चीज़ों की कीमतें इसलिए बढ़ जाएंगी क्योंकि कोई चीज़ जदीद इकोनॉमी के अंदर बिजली के बगैर तो चल ही नहीं सकती। मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए भी आपको बिजली दरकार है, और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके लिए भी आपको बिजली दरकार है। तो बिजली के बगैर मॉडर्न इकोनॉमीज तो चल नहीं सकती। तो बिजली की कीमतों के अंदर जब इजाफा होता है तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। अब आप बात समझ गए कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन की शक्ल है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है, वो जनरल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं है, वो एक मखसूस किस्म की इन्फ्लेशन है जिसका बेस्ट नाम है इम्पोर्टेड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। के इंपोर्ट्स जब हमारे महंगे हो जाते हैं उसकी वजह से हमारी तमाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन होनी शुरू हो जाती है। अब इसका सलूशन भी आपके सामने सादा सी बात है कि अगर आपके पास इम्पोर्टेड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है तो आपको इंपोर्ट्स को कम करना होगा। बैनुल अक़वामी जो खसारा आपको हो रहा है उसको कंट्रोल करना होगा। या तो आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें या आप अपनी रेमिटेंसेस बढ़ा लें। जब आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा लेंगे, रेमिटेंसेस बढ़ा लेंगे और आपका ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा, आपका खसारा नहीं होगा, तो रुपया स्टेबल हो जाएगा। डॉलर चढ़ेगा नहीं, रुपया गिरेगा नहीं, रुपया स्टेबल हो जाएगा। जब रुपया स्टेबल होगा, डॉलर नहीं चढ़ेगा, तो आपकी जो इंपोर्ट्स के नतीजे में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रही है, इंपोर्टेड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रही है, वो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि या तो आप एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें, उसमें वक्त लगता है, उसमें टाइम लगता है, करना तो यही है, या रेमिटेंसेस बढ़ा लें, उसमें भी वक्त लगता है, टाइम लगता है, ठीक है, ये भी अच्छा होगा इकोनॉमी के लिए। या फिर वक्ती तौर पे आप इंपोर्ट्स को थोड़ा सा कम कर लें जब तक कि एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ जाती, इससे भी हमें बेनिफिट हो सकता है। तो यही तरीका है सरकार दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन को और महंगाई को कंट्रोल करने का, कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस करनी पड़ेंगी। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी उन चीज़ों पे आपको शदीद करनी चाहिए जो आपकी ज़रूरत नहीं है, जो एसेंशियल चीज़ें नहीं हैं, जो इंडस्ट्री के लिए गैर अहम हैं, उन पे आप रिस्ट्रिक्शंस कर दें। मिसाल के तौर पे लग्जरी आइटम्स एंड सो ऑन। और जो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जो आपकी मईशत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, जो आपके एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए ज़रूरी हैं, जो एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी हैं, उन पे आप रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, उनको प्रायोरिटी दें। यही तरीका है दोस्तों कि महंगाई को ख़त्म किया जा सकता है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की मईशत को एक बेहतर राह पर, एक मुस्तहकम राह पर हमवार किया जा सकता है। थैंक यू। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, बड़ी तैयारी से आपके लिए और प्यार से आपके लिए बनाता हूँ, और मैं चाहता सिर्फ इतना हूँ कि ये नॉलेज आवाम के साथ, लोगों के साथ शेयर हो। बहुत शुक्रिया।